नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि संसद में स्मोक अटैक करने के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ भी हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया। स्मोक अटैक की घटना के मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा की तलाश के लिए दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी और यह सर्वे अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए एक एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होगा। और अलीगढ़ में दारोगा की लापरवाही की वजह से चली गोली के बाद घायल हुई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि पुलिस को आरोपी दारोगा की तलाश है। बड़ी खबर आई संसद की सुरक्षा की चूक से जुड़ी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद में घुसपैठ की इस साजिश का मास्टरमाइंड कोलकाता का रहने वाला ललित झा है। घटना के बाद से ही वो फरार है और उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस हरियाणा से लेकर राजस्थान तक छापेमारी कर रही है। खबर यह भी है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के मोबाइल फोन ललित के पास हैं और वो उन फोन से साजिश के सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों का दावा है कि ललित के इशारे पर ही चारों आरोपी मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई और उस घटना की वजह से पूरे देश में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद में स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड और इस साजिश का छठा आरोपी कोलकाता का रहने वाला ललित झा है और वो इस घटना के बाद से ही फरार है। लेकिन उसके इशारे पर संसद के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। संसद के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैठ की, बल्कि दोनों दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गए। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजूद तमाम सांसद बुरी तरह घबरा गए थे, क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआं छा गया था। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला, या यूं कहें कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा नाम का आदमी है। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों आरोपी उसी के संपर्क में थे। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना से पहले ललित ने चारों फोन अपने पास रख लिए थे। घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया। शक है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं और इसीलिए प्लानिंग के तहत आरोपी ललित इस घटना के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर भाग निकला। शक है कि वो मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुड़े सबूतों को मिटा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से पर्दा उठाने में जुटी है। इसके लिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि शक यह है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच जरूरी है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी यह है कि चारों आरोपियों के मोबाइल फोन ललित के पास है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला ललित पेशे से एक टीचर है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपियों के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की इस साजिश को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया, ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर पर रुके थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिस वक्त उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था।
इसी वजह से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह दावा कर रही हैं कि इस घटना को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया और संसद की सुरक्षा को भेदने के लिए एक एक चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना के दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। मतलब संसद के अंदर स्मोक कलर अटैक और ठीक उसी वक्त संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर ललित नजर बनाए हुए था। दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की भीड़ में छिपा था और संसद के बाहर अपने साथी नीलम और अमोल के प्रदर्शन का वीडियो बना रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संसद के बाहर ललित ने जो स्मोक कलर अटैक हुआ था उसका वीडियो अपने फोन पर बनाया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, वो फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी है। उसकी तलाश में हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में मिली। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम राजस्थान के नीमराना पहुंची, वो वहां से भी फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद के अंदर और बाहर हुए स्मोक अटैक की घटना का एक वीडियो अपने दोस्त नीलाक्ष को भेजा था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीलाक्ष कोलकाता में साम्यवादी सुभाष नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस घटना के बाद नीलाक्ष सामने आ गए। उनके मुताबिक इसी साल अप्रैल में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ललित से मुलाकात हुई थी और उसने नीलाक्ष को अपना परिचय एक सोशल वर्कर के रूप में दिया था। नीलाक्ष के मुताबिक ललित ने दावा किया था कि उसे पिछड़े वर्ग के लिए काम करना अच्छा लगता है। ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে। ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমাদের অর্গানাইজেশনে আসার জন্য। তো সেইভাবে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर महीने में नीलाक्ष के एनजीओ में एक मीटिंग होनी थी, लेकिन जैसे ही ललित को इसका पता चला तो उसने मीटिंग को 12 दिसंबर से पहले करने की सलाह दी थी। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि ललित काफी वक्त से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद हमले के तुरंत बाद नीलाक्ष से संपर्क किया। घटना के बाद दोपहर करीब 1 बजे उसने संसद में घुसपैठ का एक वीडियो नीलाक्ष को भेजा था। नीलाक्ष का दावा है कि वो उस समय कॉलेज में थे और इसीलिए उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने कभी भी नीलाक्ष को अपने बारे में सही जानकारी नहीं दी। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा को भेदने का प्लान करीब 1.5 साल पहले बनाया था। जांच के दौरान इस बात का भी पता चला कि घटना वाले दिन चारों गुरुग्राम से आरोपी ललित के साथ ही दिल्ली आए थे। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इंडिया गेट के पास सभी को कलर स्प्रे बांटे गए थे। जांच के दौरान इस बात का पता चला कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे और करीब 1.5 साल पहले इस घटना को अंजाम देने के सिलसिले में कर्नाटक के मैसूरू में मिले भी थे। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला आरोपी अमोल शिंदे अपने साथ कलर स्प्रे लेकर आया था। उसने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से करीब 1200 रुपए में रंगीन धुआं फेंकने वाले 5 कलर स्प्रे लिए थे और उसी कलर स्प्रे का इस्तेमाल आरोपियों ने संसद के अंदर और बाहर किया था। और सूत्रों के मुताबिक इस घटना से 3 दिन पहले यानी 10 दिसंबर को सभी आरोपी अपने अपने राज्यों से दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम पहुंचे थे। इसके बाद आरोपियों ने संसद के बाहर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की रेकी भी की थी, जिसका दावा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी शाम को अंधेरा होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचे। पेशी के दौरान आरोपियों से पत्रकारों ने कुछ सवाल भी पूछे। सबसे आगे चल रहे लड़के मनोरंजन ने साफ कहा कि उन्होंने ये काम किसी और के कहने पर नहीं किया। इसके कहने पे किया। पुलिस ने चारों आरोपियों पर आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें आईपीसी की धारा 186 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालना, धारा 353 यानी सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना, धारा 452 यानी बिना इजाजत सरकारी भवन में दाखिल होना, धारा 153 यानी दंगे भड़काने की कोशिश, धारा 34 यानी अपराध के लिए गठजोड़ तैयार करना और धारा 120 यानी आपराधिक साजिश रचना। इनके अलावा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की सख्त धाराएं भी लगाई गई। ये कानून उन अपराधियों पर लगाया जाता है जो देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो। सबसे बड़ी खासियत इस कानून की यह है कि ये अपराध होने से पहले ही आरोपी पर लगाया जा सकता है।
यानी अपराध की रोकथाम के लिए ही जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का अधिकार इस कानून के तहत मिल जाता है। और यूएपीए की सख्त धाराएं लगाकर दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी। सबसे अहम बात पुलिस ने कोर्ट में यह कही कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ भी हो सकता है। और पुलिस के मुताबिक यही वजह है कि इस मामले में जांच पूरी होने से पहले कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक घटना में किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिस प्लानिंग से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए पुलिस को शक है कि इन आरोपियों के पीछे कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा संगठन हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो रिमांड के दौरान आरोपियों को गुरुग्राम और मैसूरू लेकर जाएगी, क्योंकि इन दोनों शहरों का कनेक्शन घटना की प्लानिंग से होने का शक है। इसके अलावा आरोपियों को लखनऊ भी ले जाया जाएगा, जहां से जूते खरीदे गए थे। यही नहीं, आरोपियों को स्मोक बम की जांच के लिए मुंबई भी ले जाया जाएगा। और दिल्ली पुलिस की जांच में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस पूरी साजिश में 6 किरदार निकलकर सामने आए। 2 आरोपियों ने सदन के अंदर हंगामा किया, 2 ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस साजिश में 2 और लोग शामिल हैं। इनके नाम हैं ललित झा और विशाल उर्फ विकी। मतलब दिल्ली पुलिस की जांच में संसद की सुरक्षा में सेंध की इस पूरी साजिश में 6 किरदार निकलकर सामने आए। पुलिस फरार ललित को मास्टरमाइंड बता रही, जबकि विकी और उसकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में। विकी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में रहता है और आरोप है कि घटना से पहले ही उसने सभी आरोपियों को अपने घर में ठहराया था। और घर की तलाशी के दौरान विकी के घर से भगत सिंह की किताबें भी मिली। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने विकी और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। आरोपियों से पूछताछ में इस बात की भी जानकारी मिली कि सागर शर्मा और मनोरंजन को कर्नाटक के मैसूरू से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से जारी हुए पास पर संसद में एंट्री मिली थी, जबकि नीलम और अमोल को प्लानिंग के तहत संसद के बाहर प्रदर्शन कर हंगामा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी वजह से संसद की सुरक्षा में भी कई बदलाव किए गए। ये बदलाव सुरक्षा जांच के तरीके में भी हुए और संसद की एंट्री के नियमों में भी हुए। संसद की नई इमारत में एंट्री के 6 गेट हैं और उनसे अब एंट्री पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए एंट्री के अलग अलग गेट तय कर दिए गए। इन्हीं बदलावों की वजह से मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा को पैदल चलकर संसद भवन में जाना पड़ा। संसद के गज द्वार से केवल प्रधानमंत्री की एंट्री होगी। उनके अलावा यह गेट किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा। हंस द्वार का इस्तेमाल केवल लोकसभा स्पीकर के लिए किया जाएगा। इसी तरह अश्व द्वार का इस्तेमाल राज्यसभा चेयरमैन की एंट्री के लिए होगा, जबकि सांसदों और मंत्रियों की एंट्री संसद के मकर द्वार से होगी। मीडिया कर्मियों की संसद में एंट्री अब गरुड़ द्वार से ही होगी, जबकि मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के लिए गरुड़ द्वार और शार्दुल द्वार होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा जांच में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए और संसद में दाखिल होने वाले लोगों के जूते उतरवाकर भी जांच की गई। संसद की सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया, जिनका पालन भी शुरू कर दिया गया। संसद में विजिटर गैलरी में पहुंचने वाले लोगों पर भी चर्चा हुई। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर जवाब दिया और सांसदों से पास जारी करते वक्त सावधान रहने की अपील की। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद से ही संसद को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर मंथन हो रहा है। इसलिए फैसला लिया गया कि विजिटर गैलरी के आगे शीशा लगाया जाएगा, ताकि भविष्य में विजिटर गैलरी में बैठा कोई शख्स कूद न पाए। इसके अलावा एयरपोर्ट की तर्ज पर संसद में बॉडी स्कैनिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा संसद में सुरक्षा कर्मियों की गिनती बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। और संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किया। इसके बाद कुल 15 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। इन 15 सांसदों पर संसद में अनुशासनहीनता का आरोप लगा। हालांकि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों की तुलना सरकार ने उन्हीं आरोपियों से की जो एक दिन पहले विजिटर गैलरी से कूदे थे। जो बाहर से आके कूदे, इनमें अंतर क्या रह गया? जो हमने सहायक नदियों पे खाया है, प्रारंभिक है इसका। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा भी हैं, जिनकी सिफारिश पर आरोपियों को संसद में एंट्री मिली थी। कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी सांसद के पोस्टरों की चप्पल से पिटाई की। इतना ही नहीं, तस्वीरों में प्रताप सिम्हा के हाथ में आतंकियों की तरह बंदूक तक दिखाई गई। उधर लखनऊ में रहने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर वालों ने दावा किया कि उनके बेटे को किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया। सागर की मां तो अपने बच्चे को बेकसूर बताने के दौरान कैमरे के सामने ही रो पड़ी।
और उन्होंने रोते हुए ये दावा किया कि उनका बेटा सागर बेकसूर है। अपने बेटे के लिए उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। रोने की वजह से उनका गला बुरी तरह भर गया और वो भरे गले से ही लगातार सागर के निर्दोष होने की बात कहती रही। इस दौरान वहाँ उनकी बेटी पास में बैठी रही, जो अपनी माँ को लगातार चुप कराती नजर आई। हमारे बच्चे को फंसाया गया है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरे सहारा है, मेरा सहारा। मेरा बच्चा निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया है। घर वालों के मुताबिक पिछले 3 महीने से सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था और वो घटना से 2 दिन पहले दिल्ली में किसी प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। लखनऊ से पहले वो बेंगलुरु में करीब 2 साल रहा। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बेंगलुरु में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात कर्नाटक के मैसूरू के रहने वाले मनोरंजन से हुई थी। और इसी तरह आरोपी नीलम के घर वालों ने भी उसे बेकसूर बताया। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी से परेशान होकर मजबूरी में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। न्यूज 18 के कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए नीलम की मां की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रो रो कर अपनी बेटी को निर्दोष बताती रही। न्यूज 18 की टीम से बातचीत करने के दौरान उनकी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। दिल का दर्द बयां करते हुए उनकी आवाज भारी हुई और फिर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटी को याद करके वो बिलख पड़ी। आंखों से गिरते अपने आंसुओं को छिपाने के लिए उन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम मजबूरी में उठाया क्योंकि कई डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। बस पढ़ाई तक परेशान थी, नौकरी नहीं मिल रही थी उसने। जानकारी के मुताबिक नीलम पिछले 6 महीने से हिसार में रहकर हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन 25 नवंबर को उसने अपना कमरा खाली कर दिया था। हालांकि इसकी जानकारी उसने घर वालों को नहीं दी थी और न ही वो अपने घर जींद लौटी थी। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दारोगा की लापरवाही से गोली का शिकार हुई महिला की 5 दिनों बाद अस्पताल में मौत हुई। 5 दिन से वो महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। 8 दिसंबर को वो महिला थाने में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गई थी, लेकिन वहां दारोगा की लापरवाही से पिस्तौल से गोली चली और उस महिला के सिर में जा लगी। थाने में हुई इस घटना का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया था। महज 52 सेकंड के उस वीडियो ने न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया था, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में वहां सब कुछ सामान्य दिखा। वहां एक महिला थाने में अपने बेटे के साथ दरवाजे के करीब खड़ी नजर आई, जबकि टेबल के दूसरी तरफ मनोज कुमार शर्मा नाम के दारोगा खड़े थे। वीडियो के 28वें सेकंड में दारोगा मनोज कुमार हाथों में कुछ कागज लेकर टेबल की तरफ बढ़े और उन्हें वहीं रख दिया। तभी उनके बगल में आए एक सिपाही ने उन्हें एक पिस्तौल पकड़ा दी। पिस्तौल दारोगा मनोज कुमार के हाथ में आते ही उसका ट्रिगर दब गया और गोली सीधे वहां खड़ी महिला के सिर में जा घुसी। गोली लगते ही महिला गिर गई, जबकि उसके बेटे ने उसे उठाने की कोशिश की। इस दौरान दारोगा भी तेजी से महिला की तरफ दौड़े और बताया गया कि गोली लगने से घायल हुई महिला को लेकर वहां मौजूद लोग अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही थाने में गोली चलने की इस खौफनाक घटना की खबर महिला के परिवार वालों को लगी, उन्होंने थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया था और पूरे थाने को घेर लिया था, क्योंकि जिसने भी दारोगा की इस लापरवाही के बारे में सुना वो गुस्से से भर उठा था। थाने के अंदर उस महिला के परिवार के लोगों के अलावा उसकी जान पहचान के सैकड़ों लोग पहुंच गए थे। थाने में हुए गोलीकांड से भड़के लोग आरोपी दारोगा मनोज कुमार शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। महिला को गोली लगने की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेता जमीरुल्लाह खां भी थाने पहुंच गए थे और वहां पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी हुई। बताया गया कि घटना के तुरंत बाद जिस वक्त थाने के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, उसी वक्त दारोगा मनोज कुमार शर्मा वहां से फरार हो गए, क्योंकि दारोगा मनोज शर्मा के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि थाने के बाहर हालात बिगड़ते जा रहे थे। मां को गोली लगने की खबर मिलते ही थाने पहुंचे उस महिला के परिवार ने दारोगा पर जानबूझकर गोली चलाने का आरोप मढ़ दिया और थाने के बाहर रोती बिलखती उस महिला की बेटी ने तो कह दिया था कि उसकी मां को थाने बुलाकर दारोगा ने गोली मार दी। मेरी मां को मार दिया या बुला के मारा है। वीडियो में उस महिला के साथ नजर आ रहे उसके बेटे ने आरोप लगाया कि दारोगा मनोज कुमार की लापरवाही की वजह से उसकी मां को गोली लगी और सर ने अंदर से पिस्तौल मंगवाई, बिना देखे शूट कर दिया। हालांकि महिला को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन 5 दिनों के इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिवार के लोग आरोपी दारोगा और सिपाही पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
और पूरे अलीगढ़ के साथ साथ देश को दहलाकर रख देने वाली इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी दारोगा मनोज कुमार पुलिस की पकड़ से दूर है। यूपी पुलिस ने आरोपी दारोगा के ऊपर 20,000 का इनाम तक रख दिया। लेकिन दारोगा मनोज कुमार उसी वक्त से फरार चल रहे हैं जिस वक्त उनकी पिस्तौल से गोली चली थी। यानी घटना के बाद से ही आरोपी दारोगा का कुछ पता नहीं चला। बताया गया कि महिला को गोली लगने के बाद जब लोग उसे अस्पताल पहुंचाने की अफरा तफरी में थे, तभी मौका पाकर दारोगा मनोज कुमार फरार हो गए थे और घटना के 5 दिन बाद भी यूपी पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने आरोपी दारोगा के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था, जबकि अब तो उनके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। साथ ही दारोगा को भरी हुई पिस्तौल थमाने वाले सिपाही को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले से जुड़ी। वहां 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खां इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को यह धमकी दे दी कि वो अपने देश में होने वाले हर हमले के लिए तालिबान को दोषी ठहराना बंद कर दे, वरना उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 दिन पहले टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान के आतंकियों ने डेरा इस्माइल खां की एक पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया था और वहां मौजूद पाकिस्तानी सेना के 23 जवानों को मौत की नींद सुला दिया था। इस हमले के लिए टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान के 6 आतंकी कई खतरनाक हथियारों के साथ उस पुलिस चौकी में घुसे थे और उन्होंने वहां अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। अब उस हमले का एक नया वीडियो सामने आया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये वीडियो खुद टीजेपी के लड़ाकों ने जारी किया और इस वीडियो में बेतहाशा गोलियां चलती दिखाई दी। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी लिखी दिखी, उसके ठीक बाद गोलीबारी होती नजर आई। दावा किया गया था कि उस हमले के दौरान पाकिस्तान के कई जवान आधी नींद में मारे गए थे और इस वीडियो में यह साफ दिखाई भी दिया। वहां एक जवान गोली लगने के बाद किसी तरह घिसट कर छिपने की कोशिश करता दिखा, लेकिन अगली गोली सीधा उसके सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद एक साथ लेटे कुछ सैनिकों पर एक एक कर गोलियां चलती दिखी और फिर उनकी लाशें जमीन पर गिरती नजर आईं। इसके अलावा कुछ जवान आतंकियों पर पलटवार करने के लिए पोजीशन में आते नजर आए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाते, आतंकियों ने उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया। और फिर टीजेपी यानी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने इस भीषण हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये वीडियो जारी कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का मानना है कि इस हमले को अंजाम भले ही टीजेपी ने दिया हो, लेकिन यह हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कहने पर ही हुआ। मतलब पाकिस्तान ने इस हमले के लिए भी टीटीपी का नाम लेकर सीधे सीधे तालिबान को निशाने पर ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी सिर्फ एक मुखौटा है और उसे आतंक फैलाने के असली ऑर्डर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार देती है। मतलब पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी वही करता है जो उसे तालिबान की तरफ से करने के लिए कहा जाता है। और पिछली कुछ घटनाओं के बाद से तो पाकिस्तान सीधे सीधे अपने देश में बढ़ते टीटीपी के आतंक के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार बताने लगा है। और इसी वजह से इस हमले में भी पाकिस्तान तालिबान के शामिल होने का शक जताने लगा और दोनों देशों के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गईं। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने तो ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान की सरकार को टीटीपी और बाकी आतंकी संगठनों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मतलब उन्होंने इशारों में यह आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान में होने वाली आतंकी घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि तालिबान ही है। और इसी बात ने एक बार फिर तालिबान का पारा चढ़ा दिया। इस बार तो पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों पर तालिबान बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर को ही निशाने पर ले लिया और पाकिस्तान पर हमलावर हो गए। तालिबान ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान अपने देश में होने वाली हर आतंकी घटना से उनका नाम जोड़ना बंद कर दे, वरना उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहले भी कई बार तालिबान को टीटीपी का संरक्षक बता चुका है। यहाँ तक कि उसने ये चेतावनी भी दी थी कि वो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के अड्डे तबाह करने की प्लानिंग में है। और अब जब उसने इस आरोप को दोहराया तो पानी तालिबान के सिर से ऊपर चला गया और उन्होंने उतने ही सख्त लहजे में पाकिस्तान पर पलटवार किया। इस दौरान तालिबान ने ये नसीहत भी दी कि पाकिस्तान को उन पर आरोप लगाने के बजाय अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले पर दुख जताया और जांच का भरोसा भी दिया,
लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस हमले से अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा इस मामले में उसे घसीटने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इसी बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में इस आतंकी घटना के तार अमेरिका से भी जोड़ दिए। दावा किया गया कि 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान की पुलिस चौकी में जो हमला हुआ उसमें टीजेपी के आतंकियों ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया और दावा है कि उन्हीं हथियारों के दम पर उन आतंकियों ने वहां मौजूद 23 जवानों को गोलियों से भून डाला। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार होने की आशंका जताई गई हो। इससे पहले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान से जाते वक्त अमेरिका के जो हथियार पीछे छूट गए थे तालिबान ने उन्हें आतंकियों को बेच दिया और उनके मुताबिक उन्हीं हथियारों की मदद से टीटीपी और टीजेपी जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान पुलिस चौकी पर हुए हमले के दौरान आतंकियों ने नाइट विजन गॉगल्स यानी घुप अंधेरे में शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले चश्मे पहने और फिर स्नाइपर राइफल से जवानों को निशाना बनाया। और इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उस वीडियो में भी वो लड़ाके अंधेरे में एकदम सटीक निशाने लगाते दिखाई दिए। हालांकि अमेरिका पहले ही इस मामले में सफाई दे चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि न तो उसने किसी आतंकी संगठन को हथियार दिए और न ही उसके हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। और पाकिस्तान को जवाब देने के साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को भी फटकार लगाई। अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को यह नसीहत दी कि उन्हें अपने देश के आतंकवाद को बढ़ने से रोकना होगा वरना वहां हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इशारों में यह साफ कर दिया कि भले ही अमेरिका अफगानिस्तान से लौट चुका हो लेकिन अफगानिस्तान के एक एक कोने पर उसकी पैनी नजर आज भी है। इस दौरान उन्होंने तालिबान सरकार को यह संकेत भी दिए कि अगर उन्होंने आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए कदम न उठाए तो फिर बात बिगड़ भी सकती है। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के लगाए आरोपों का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में आतंकियों का साथ नहीं देने वाला। इस दौरान मैथ्यू मिलर ने यह दावा भी किया कि अफगानिस्तान में हो रही हर उठापटक पर राष्ट्रपति बाइडेन भी नजर बनाए हुए हैं। मतलब अगर अफगानिस्तान ने आतंकियों को पालने पोसने की कोशिश की तो उसे अमेरिका के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। उधर बड़ी खबर आई जयपुर से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल आरोपी पूजा सैनी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस को शक है कि जिस जिगाना पिस्तौल से गोगामेडी को गोलियां मारी गई थी वो शूटरों तक पूजा सैनी नहीं पहुंचाई थी। पुलिस के मुताबिक पूजा सैनी का पति महेंद्र अब तक फरार है और उसे ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार उसका रिकॉर्ड खंगाल रही है और इसी कड़ी में पुलिस राजस्थान के टोंक में मौजूद पूजा सैनी के घर पहुंची। उसके घर वालों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जयपुर में पूजा किस इलाके में रह रही है, किसके साथ रह रही है, वो कहां काम कर रही है। यानी गोगामेडी हत्याकांड की अहम कड़ी मानी जा रही पूजा के बारे में उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इस मामले में पूजा का नाम सामने आया तो उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान के टोंक में मौजूद पूजा के घर पहुंची, लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब उसके घर वालों ने उसके बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती है, कब मम्मी जॉब करती हूँ पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। मतलब घर वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। यही वजह रही कि जैसे ही उन्हें पूजा के इस हत्याकांड में शामिल होने का पता चला उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ने का दावा कर दिया। जतरी सजा हो ना जतरी कम से कम उसको भी तेज दिया वो ना सजा। अब बांग्लादेश को मर्डर ही कर दिया को पुलिस गवर्नमेंट से आई निवेदन से। आरोपी पूजा सैनी के घर वालों ने यह भी बताया कि वो करीब 5 साल पहले टोंक से जयपुर गई थी। बाद में उसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी करने की बात बताई थी और पुलिस के मुताबिक उसने जयपुर में आकर महेंद्र नाम के शख्स से शादी कर ली। ये वही महेंद्र है जिसने दोनों शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। पुलिस का मानना है कि महेंद्र और पूजा ने ही उन शूटरों तक जिगाना पिस्तौल पहुंचाई और उसी जिगाना पिस्तौल से सुखदेव सिंह गोगामेडी को छलनी कर दिया गया था। आरोप तो यह भी है कि महेंद्र और पूजा ने न सिर्फ शूटरों तक हथियार पहुंचाए बल्कि हत्या से पहले हफ्ते भर तक उनमें एक शूटर नितिन फौजी को अपने घर में छिपाकर भी रखा। राजस्थान पुलिस को यह शक है कि पूजा और महेंद्र दोनों ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद पूजा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका पति महेंद्र बचकर भागने में कामयाब हो गया। और पुलिस सूत्रों का मानना है
कि वही इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि माना जाता है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे महेंद्र के पास हथियारों का जखीरा है और उसी ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फौजी को 2 जिगाना पिस्तौल दी थी। सूत्रों के मुताबिक उसके बाद महेंद्र ने ही शूटरों को हत्याकांड वाले दिन अजमेर रोड के पास अपनी कार से पहुंचाया था और उन्हें 50-50 हजार रुपए भी दिए थे। इसके अलावा जांच के दौरान पुलिस को पूजा और महेंद्र के घर से AK-47 राइफल की एक तस्वीर भी मिली थी। शक यह है कि पिछले साल गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के वक्त इस हथियार को जयपुर लाया गया था और इसी वजह से पुलिस हत्याकांड वाले दिन से ही महेंद्र की तलाश में जुटी है, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस गैंग का गुर्गा महेंद्र अपने मोबाइल फोन से शूटर नितिन फौजी की गैंगस्टर रोहित गोदारा से बात करवाता था। जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फौजी 28 नवंबर को ही जयपुर आ गया था और जयपुर आकर वो कहीं और नहीं बल्कि पूजा और महेंद्र के घर पर ही ठहरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस कमरे में नितिन फौजी रुका था उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मतलब न तो नितिन फौजी बाहर आता था और न ही किसी को उस कमरे में जाने की इजाजत थी। केवल पूजा ही थी जो उसके लिए खाना बनाती थी और फिर उसे कमरे में खाना देकर आती थी। यानी जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूजा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि नितिन फौजी को क्या काम सौंपा गया है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे इस बात की भी पूरी खबर थी कि इस हत्याकांड में उसका क्या रोल होगा। दावा है कि पूछताछ के दौरान पूजा ने ये बात भी बताई थी कि उसका पति महेंद्र शूटर नितिन फौजी की बात दुबई में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और उसके साथी वीरेंद्र चारण से करवाता था और फिर उन्हीं के इशारों पर वारदात वाले दिन शूटर नितिन को कई पिस्तौल दिखाई गई थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन तमाम हथियारों को देखने के बाद शूटर नितिन फौजी ने जिगाना पिस्तौल को चुना था। हालांकि ये पिस्तौल उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दुबई में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस पिस्तौल का इंतजाम करने की जिम्मेदारी महेंद्र को दी थी और सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में हथियारों को शूटरों तक पहुंचाने के काम में पूजा भी बराबर की भागीदार थी। सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फौजी ने 3 जिगाना पिस्तौल महेंद्र से ली थी। इनमें 2 पिस्तौल उसने अपने पास रखी और एक अपने साथी रोहित राठौड़ को दी थी। सिद्धू मूसेवाला और अतीक अहमद हत्याकांड में भी जिगाना पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि तुर्की में बनी ये पिस्तौल एक बार में बिना रुके 15 गोलियां दाग सकती है। ये इतनी छोटी और हल्की होती है कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। मतलब अगर कोई इसे शर्ट या फिर जैकेट के अंदर रख ले तो उसे भांपना भी मुश्किल काम होता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से शूटरों ने जिगाना पर भरोसा जताया और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और इसी वजह से उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि भारत में इस पिस्तौल के इस्तेमाल पर बैन है, इसलिए पुलिस पूजा और महेंद्र का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने में भी जुटी हुई है, क्योंकि उसे शक है कि ये दोनों अवैध हथियारों के किसी बड़े गिरोह के संपर्क में भी हो सकते हैं। उधर दिल्ली में एक ऑटो से स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और उस ऑटो को जब्त कर 32,000 का चालान काट दिया, क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का उस ऑटो से बाहर लटक कर स्टंट करता नजर आया। उस लड़के ने अपना एक पैर ऑटो के अंदर रखा हुआ था तो दूसरा पैर उस ऑटो से बाहर लटकाया हुआ था और वो लड़का अपने एक हाथ के सहारे अपना पूरा शरीर उस ऑटो से बाहर निकालकर स्टंट करता नजर आया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने अपना हाथ बदला और फिर पीछे देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन तभी अचानक वो ऑटो एक साइकिल सवार के पास पहुंचा और उस लड़के की उस साइकिल सवार से जोरदार टक्कर हो गई। जैसे ही दोनों की भिड़ंत हुई वो साइकिल सवार जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का रुका नहीं बल्कि हाथ हिलाते हुए वहां से भाग गया। उसके बाद वहां खड़े लोग आगे आए और उस साइकिल सवार को उठाया। हालांकि गनीमत यह रही कि उस साइकिल सवार को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस स्टंट का वीडियो वायरल होने से उस ऑटो से स्टंट करने वाले की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि करीब 2 दिन की छानबीन के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उस ऑटो का पता लगा लिया और उस ऑटो को जब्त कर उस पर 32,000 का जुर्माना लगा दिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपने एक्शन से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लिखा हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही उस ऑटो पर जब्त का ठप्पा भी लगा दिखा, जिससे वो स्टंट वाला वीडियो बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए उस वीडियो में वो ऑटो लहराता हुआ नजर आया। इस दौरान उस ऑटो के पीछे 2 मोटरसाइकिलें भी चलती दिखी और थोड़ी देर बाद अचानक उस लड़के और उस साइकिल सवार की टक्कर हो गई। पुलिस ने इस वीडियो के जरिए बताया कि उन्होंने उस ऑटो से स्टंट करने वाले को पकड़ लिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस वीडियो में उस ऑटो पर किए गए चालान की कॉपी भी दिखाई गई और लोगों से इस तरह के स्टंट न करने की अपील की गई। इधर छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की नई सरकार में भी योगी का बुलडोजर मॉडल देखने को मिला। वहां मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही मोहन यादव ने एक्शन लिया
और बीजेपी कार्यकर्ताओं की उंगली काटने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। और इस कार्रवाई में आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान सुरक्षा में तैनात नजर आए, जबकि आरोपी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोग भी मौजूद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रशासन के कुछ लोग आरोपी के घर को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के अलावा हथौड़े से भी दीवारों को गिराते दिखे। असल में पिछले हफ्ते आपसी रंजिश की वजह से कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर हमला कर उनके हाथों की उंगलियां काट दी थी और इस हमले के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए उन 5 आरोपियों में 3 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इतना ही नहीं, एक आरोपी के खिलाफ तो एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। यानी मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही पुलिस एक्शन में आ गई और चुन चुन कर आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। वहां बीजेपी की जीत के साथ ही रायपुर में बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया था। वहां प्रशासन ने शराब की कई अवैध ठिकानों पर कार्रवाई कर दी थी और इस कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर शराब की कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। यानी छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार के ऐलान के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरह प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और इसके बाद एक एक कर शराब के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। असल में वहां बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद ही उसने कांग्रेस पर अपराधियों के लिए ढीला रवैया अपनाने का बड़ा आरोप लगा दिया और यह भी साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों को नहीं बख्शेगी। मतलब उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर गरजेंगे। उधर बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे से जुड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली। हालांकि सर्वे की तारीख और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। हिंदू पक्ष ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही इसकी मंजूरी दी, हिंदू पक्ष खुश हो गया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग मान ली। उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर कर ली। लेकिन सर्वे की तारीख क्या होगी और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, इस पर फैसला 18 दिसंबर को होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी कि सर्वे कब से शुरू होगा और एडवोकेट कमिश्नर किसे बनाया जाएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और शाही ईदगाह मस्जिद बनाने के लिए जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। हिंदू पक्ष ने यही दलील देकर सर्वे की मांग की थी और इस जमीन में 2 एकड़ में गलत ढंग से शाही ईदगाह मस्जिद ने कब्जा कर लिया है और जहां पे कंस का कारागार था वहीं पे उन्होंने मस्जिद निर्माण कर दिए। इससे पहले अयोध्या में विवादित ढांचे का भी एएसआई सर्वे करवाया गया था और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है और अब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दलील दी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। उधर इजराइल को खुदा का खौफ दिखा रहे तुर्की के सांसद को भाषण के बीच में ही दिल का दौरा पड़ गया। इस घटना का डरा देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें सांसद हसन बितमाज तुर्की की संसद में भाषण देने के दौरान ही अचानक बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिरते नजर आए और इसके बाद तो जैसे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी और सदन में बैठे दूसरे सांसद अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ भागते हुए दिखाई दी। असल में हमास से छिड़ी जंग में शुरुआत से ही तुर्की इजराइल का विरोध जता रहा और इसीलिए वो सांसद भी गाजा में हो रही इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ संसद में भाषण दे रहे थे। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से कुछ देर पहले ही वो खुदा के खौफ की बात कर रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि गाजा में बेकसूर लोगों पर हमले करने वाले इजराइल को खुदा के खौफ से डरना चाहिए। तुर्की के वो सांसद भाषण खत्म होते ही अचानक गिर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इजराइल को हत्यारा तक बता दिया, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में वो जिस जगह पर खड़े होकर भाषण देते दिख रहे थे वहां एक पोस्टर रखा था और उसमें बड़े अक्षरों में कातिल इजराइल लिखा नजर आया।
मतलब कि तुर्की के उस सांसद ने अपने राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन के सुर में सुर मिला लिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की के नेता ने इजरायल को हत्यारा करार दिया। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन ने तो बेनिमिन नेतन्याहू को आतंकी तक कह दिया था और इजरायल को आतंकी देश बता दिया था। जबकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए भीषण हमलों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया था। एर्दोआन के मुताबिक हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि हमास एक ऐसा संगठन है जो अपनी जमीन और वहां के लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच तुर्की के उस सांसद ने भी इजरायल के खिलाफ विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और इससे ये माना जा रहा है कि तुर्की के दूसरे नेता भी एर्दोआन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी तुर्की पूरी तरह से इजरायल को घेरने में जुटा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एर्दोआन ने हमास से जंग खत्म होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। उधर बड़ी खबर आई दक्षिणी गाजा में चल रहे इजरायल के ऑपरेशन से जुड़ी। दक्षिणी गाजा में इजरायल और हमास के लड़ाकों का आमना सामना हो गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के कई लड़ाकों का एनकाउंटर किया। इजरायल ने जानकारी दी कि इस जंग में उसे भी नुकसान हुआ और दक्षिणी गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसके 100 से ज्यादा सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन इजरायल के मुताबिक उसने हमास को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इजरायल की सेना दक्षिणी गाजा और उसके आसपास के इलाकों में हमास की हर हरकत पर नजर रख रही है। इन इलाकों में गाजा का शुजाइया इलाका भी शामिल है, क्योंकि शुजाइया इलाके में हमास के कई खतरनाक लड़ाके छिपकर बैठे हैं और इन लड़ाकों को इजरायल की सेना की अलग अलग टुकड़ियां उनके ठिकानों में घुसकर मार रही हैं। शुजाइया इलाके में तो यालोम यूनिट के बाद इजरायल की गोलानी ब्रिगेड मैदान में उतर आई। इस यूनिट के लड़ाकों ने गोलियां भी चलाईं और बम भी दागे। गोलानी ब्रिगेड की हमास ठिकाने पर बमबारी का ये वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया। इसमें गोलानी ब्रिगेड के लड़ाके दूर से एक इमारत में छिपे लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर आए। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि गोलानी ब्रिगेड करीब 1 हफ्ते से शुजाइया में दुश्मन से लड़ रही है और इस ब्रिगेड का मकसद शुजाइया में हमास के पूरे ढांचे को ध्वस्त करना है। यही वजह रही कि गोलानी ब्रिगेड शुजाइया इलाके के कस्बों में घुसे, क्योंकि इजरायल ने बताया कि शुजाइया के कस्बे में हमास का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए गोलानी ब्रिगेड ने वहां छापे मारे। इस दौरान गोलानी ब्रिगेड की हमास लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के इस वीडियो में दिखा कि सैनिकों के गोलियां चलाते समय ही पीछे से टैंक भी आगे बढ़े और इन्हीं टैंकों ने एक झटके में हमास के ठिकाने को धुआं कर डाला। गोलीबारी के बीच ही इजरायल के सैनिक दौड़ते हुए टारगेट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग करते करते ये सैनिक अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच गए और धमाके की आवाज के बीच खंडहर में बदल चुके हमास के ठिकाने में दाखिल हो गए। वहां की हालत ऐसी थी कि दिन के उजाले में भी अंदर अंधेरा था और इसीलिए इजरायल के सैनिकों को टॉर्च जलाकर वहां खोजबीन करनी पड़ी। ये पूरा वीडियो इजरायल के सैनिकों के हेलमेट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और इसके आधार पर दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के नेटवर्क और लड़ाकों दोनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस काम की जिम्मेदारी इजरायल ने गाजा में जंग लड़ने में माहिर टुकड़ियों को दी और गोलानी ब्रिगेड को अपने मिशन का हिस्सा बनाया। इस टुकड़ी को खास तौर पर गाजा में जंग लड़ने के लिए ही बनाया गया था और इस वक्त गोलानी ब्रिगेड वही कर रही है। इजरायल की गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है और इस टुकड़ी ने 1948 के बाद कई युद्ध लड़े। 1956 की जंग में गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई थी। लेबनान और इजरायल की पहली जंग में भी गोलानी ब्रिगेड की बड़ी भूमिका रही और अब ये ब्रिगेड हमास के खिलाफ इजरायल की सबसे बड़ी जंग का हिस्सा बन चुकी है और दक्षिणी गाजा के पास शुजाइया इलाके में जंग लड़ रही है। शुजाइया इलाका हमास के अहम ठिकानों में एक माना जाता है और गाजा की सलाल दीन सड़क के आसपास फैला हुआ है। सलाल दीन सड़क उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ती है और इजरायल ने दावा किया कि उसके सैनिक इस हिस्से में भी सक्रिय हैं और इजरायल ने वहां हमास की कमर तोड़कर रख दी। दक्षिणी गाजा में तो आमने सामने की लड़ाई हो रही है और इजरायल के सैनिक हमास लड़ाकों को ढूंढ कर उनका एनकाउंटर कर रहे हैं और दक्षिणी गाजा में जमीन पर सीधी लड़ाई चल रही है। इजरायल की सेना ने अपने दावे का सबूत भी दिया और एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो देखकर लगा कि सामने कोई एक्शन फिल्म चल रही है। वीडियो में इजरायल के सैनिक हमास के एक ठिकाने को घेरते दिखे। इजरायल के कुछ सैनिक भागते हुए एक मकान में दाखिल हुए।
ये मकान कई जगह से टूटा फूटा था और इजराइल के सैनिक गोलियों और धमाके की आवाज के बीच दौड़कर मकान के अंदर गए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि यह वीडियो दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके का है और इजराइल के सैनिक खान यूनिस में हमास के लड़ाकों का एनकाउंटर कर रहे हैं, क्योंकि खान यूनिस दक्षिणी गाजा का वो इलाका है जहां एक दो नहीं बल्कि हमास के कई कमांडरों का ठिकाना है। और वीडियो में दिखाया गया ऑपरेशन भी हमास कमांडरों की तलाश में ही चलाया गया। वीडियो में दिखा कि जैसे ही इजराइल के सैनिक मकान में दाखिल हुए, उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी और उन्हीं आवाजों को सुनकर इजराइल के एक सैनिक ने पहले अंदर बम फेंका और जैसे ही धमाका हुआ उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक उसे मकान में हमास लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसीलिए इजराइल के सैनिक वहां पहुंच गए। बमबारी के बाद वो सीढ़ियों से मकान के ऊपरी हिस्से में पहुंचे, झटके से एक कमरे का दरवाजा खोला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को बचने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने मकान को घेर रखा था और इजराइल के कई सैनिकों ने दूर से मकान पर निशाना साध रखा था, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि मकान में कितने लोग हैं और कहां-कहां छिपे हैं। इसीलिए इजराइल के कुछ सैनिकों ने मकान के अंदर घुसकर हमला किया और कुछ सैनिकों ने दूर के एक मकान से हमास लड़ाकों पर निशाना साधा। वीडियो में दिखा कि इजराइल के एक सैनिक की मकान में छिपकर बैठे हमास लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई, क्योंकि एक गोली इधर से चली तो दूसरी गोली उधर से आई। गोलीबारी के बीच ही इजराइल के सैनिक एक टूटी फूटी इमारत में घुसे और वहीं से हमास लड़ाकों पर हमला कर दिया। इजराइल के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक हमास लड़ाका तो मारा ही गया, हमास को हथियारों का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, क्योंकि इजराइल की सेना की कई खतरनाक टुकड़ियां एक साथ हमास से लड़ रही हैं। वहां की याहलोम यूनिट हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रही है और इस काम में इजराइल की 414वीं बटालियन भी याहलोम यूनिट का साथ दे रही है, क्योंकि इजराइल की 414वीं बटालियन ने भी याहलोम यूनिट के अंदाज में हमास लड़ाकों को ढेर करना शुरू कर दिया। एक वीडियो में दिखा कि उसने एक पूरी की पूरी इमारत को सिर्फ इसलिए उड़ा दिया क्योंकि इमारत में हमास का स्नाइपर बैठा था। इजराइल ने इसका वीडियो जारी किया। इसे देखकर पता चला कि इजराइल की सेना के एक हेलीकॉप्टर ने इमारत में बैठे हमास के स्नाइपर को टारगेट किया और फिर पूरी की पूरी इमारत पर ही बम गिरा दिया। लेकिन आमने सामने की लड़ाई में हमास ने भी इजराइल को तगड़ा जवाब दिया और इजराइल को जवाब देने का वीडियो जारी किया। यानी इजराइल और हमास में जमीन पर चल रही लड़ाई के साथ वीडियो जारी करने की भी होड़ लगी, क्योंकि इजराइल की सेना का वीडियो आने के कुछ ही घंटों के अंदर हमास ने भी दक्षिणी गाजा में पलटवार का वीडियो जारी कर दिया। या यूं कहें कि हमास ने वीडियो के जरिए दुनिया को बताया कि वो इजराइल के आगे सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि वीडियो में हमास के लड़ाकों ने केवल इजराइल के टैंक ही नहीं उड़ाए बल्कि इजराइल के सैनिकों को भी टारगेट किया। उन्होंने सामने की इमारत में खड़े इजराइल के एक सैनिक को निशाना बनाया और पूरी की पूरी इमारत को ही उड़ा दिया। हमास यही नहीं रुका बल्कि उसने इजराइल के एक टैंक को भी टारगेट किया और एक झटके में उसे खत्म कर दिया। यही नहीं, वीडियो के अगले ही हिस्से में हमास लड़ाके दौड़ते हुए इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग करते दिखे। उन्होंने कई राउंड फायरिंग की। यह सिलसिला इतनी देर तक चला कि पूरा पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दक्षिणी गाजा में इजराइल के सैनिकों की नाक में दम कर रखा है और सबूत के तौर पर उन्होंने केवल एक वीडियो नहीं बल्कि कई वीडियो जारी की और यह बताने की कोशिश की कि दक्षिणी गाजा में इजराइल का नहीं बल्कि हमास का पलड़ा भारी। और हमास के नए वीडियो में भी अल कसाम ब्रिगेड ने यही दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उसका एक लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा हो गया और बिल्कुल सामने खड़े होकर उसने रॉकेट दाग दिया। उस हमास लड़ाके ने आगे भी यही किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबसे पहले एक टैंक को टारगेट करके उड़ाया। इसके बाद इजराइल के एक और टैंक का नंबर आया और अंत में उस हमास लड़ाके ने रॉकेट लॉन्चर से दरवाजा खोला और रॉकेट दाग दिया। हमास ने दावा किया कि उसके लड़ाके इसी तरह से इजराइल के टैंक तबाह कर रहे हैं और उसने इजराइल के कई सैनिकों की भी जान ले ली।
और खुद इजराइल ने भी माना कि दक्षिणी गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसके 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। यानी हमास से जंग में इजराइल का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान जारी किया कि जंग के 68वें दिन उसके 10 सैनिकों की मौत हुई और ये गाजा में जंग के दौरान इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यानी जंग में केवल हमास के लड़ाके नहीं मर रहे, बल्कि इजराइल के सैनिकों की भी जान जा रही है। इजराइल की सेना के मुताबिक केवल दक्षिणी गाजा में जंग के दौरान उसके 100 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। लेकिन इजराइल जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। और वहां के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि इजराइल युद्ध लड़ता रहेगा, फिर चाहे उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले या न मिले। यही नहीं, नेतन्याहू का बयान आया कि हमास के अंत तक वो जंग लड़ेंगे और किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएंगे। उधर ईरान ने अपने एक ताकतवर ड्रोन को खतरनाक मिसाइल से लैस करके इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी। गाजा में बम बरसा रहे इजराइल को उसका कट्टर दुश्मन ईरान कई बार अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। और जंग में इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन करने वाला ईरान अपनी सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले ईरान अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर लेना चाहता है। इसी बीच ईरान के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना ने अपने घातक ड्रोन कर्रार को विध्वंसक मिसाइल मजीद से लैस कर दिया और उसकी वजह से ईरान के ड्रोन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। यानी ईरान के कर्रार ड्रोन ने निगरानी के साथ साथ अब दुश्मन पर भीषण हमला करने की ताकत भी हासिल कर ली। ईरान का दावा है कि हवा से हवा में मार करने वाली उसकी मजीद मिसाइल 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। और माना जा रहा है कि इस खतरनाक मिसाइल को कर्रार ड्रोन से लैस करके ईरान ने इजराइल के लिए खतरा बढ़ा दिया, क्योंकि ईरान का यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए जाना जाता है और अपने साथ बड़े पैमाने पर गोला बारूद भी ले जा सकता है। ईरान के मीडिया के मुताबिक कर्रार ड्रोन ईरान के दूसरे ड्रोन के मुकाबले आकार में काफी बड़ा है। इसकी लंबाई 13 फीट और चौड़ाई 8 फीट से ज्यादा है और इसकी वजह से इसमें हथियारों को रखने के लिए ढेर सारी जगह मिल जाती है। ये अपने साथ करीब 250 किलो वजनी गोला बारूद और मिसाइल लेकर उड़ान भर सकता है। हालांकि ईरान चाहकर भी इस ड्रोन की मदद से अपनी सरहद से इजराइल पर सीधा वार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कर्रार ड्रोन करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है, जबकि इजराइल और ईरान के बीच करीब 2300 किलोमीटर लंबा फासला है। ऐसे में आशंका जताई गई कि ईरान मिसाइल से लैस उस ड्रोन को हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को दे सकता है और वो इनके जरिए इजराइल पर हमले कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की कई चेतावनियों के बाद भी इजराइल की सेना गाजा पर हमले रोकने को तैयार नहीं दिख रही, बल्कि उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर भी इजराइल की सेना चौतरफा हमले कर रही है। इजराइल ने वहां हमास के सैकड़ों ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया, लेकिन ईरान ये आरोप लगाता आया है कि इजराइल की फौज गाजा में बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढा रही है और इसी वजह से ईरान इजराइल को कई बार गाजा में हमले रोकने की चेतावनी दे चुका है। 2 रोज पहले तो ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली और दावा किया कि अगर इजराइल ने जल्द ही गाजा पर हमले नहीं रोके तो जंग की आग पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाएगी। हालांकि ईरान से लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद इजराइल ने गाजा से अपने पैर पीछे नहीं खींचे। इसी बात से ईरान भड़का हुआ। दावा किया गया कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों को मिसाइलों से लैस ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार सप्लाई कर सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान इजराइल के साथ सीधी जंग लड़ने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहता। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने इजराइल पर धावा बोला तो इजराइल का दोस्त अमेरिका भी उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और इजराइल और अमेरिका से एक साथ भिड़ना ईरान के बूते की बात नहीं। दावा किया गया कि इसीलिए ईरान ने इजराइल पर पीठ पीछे से वार करने की तैयारी कर ली। आशंका जताई गई कि ईरान मिसाइल से लैस अपने कर्रार ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों को दे सकता है, क्योंकि इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही ईरान समर्थित इन दोनों चरमपंथी गुटों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजराइल पर बम बरसा रहे हैं, तो यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों का निकलना दूभर कर दिया है। ऐसे में अगर उनके हाथ 1000 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल हमला करने वाले ड्रोन लग गए तो इजराइल का कोई भी इलाका खतरे से खाली नहीं रहेगा। उधर अरब के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डर से हमास चीफ इस्माइल हानिया कतर छोड़कर भाग चुका है। खबरों के मुताबिक इस्माइल हानिया ने कतर में ही अपना ठिकाना बना रखा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो कतर छोड़कर किसी और जगह पहुंच गया।
क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर इस वक्त जो सबसे बड़ा चेहरा है वो हानिया का ही है। और खबर है कि उसी का शिकार करने के लिए कुछ रोज पहले कतर की राजधानी दोहा में मोसाद चीफ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख की मुलाकात हुई थी। और माना जा रहा है कि उस मुलाकात में ही इस्माइल हानिया के खात्मे का प्लान तैयार हो गया था। लेकिन खबरों के मुताबिक हानिया को मोसाद के उस प्लान की भनक लग गई और वो चुपचाप कतर से निकल भागा। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि अगर हमास चीफ हानिया ने कतर छोड़ दिया तो वो फिर कहां गया। लेकिन कहा जा रहा है कि वो कहीं भी चला जाए मोसाद के जासूस उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में चुपचाप अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए जानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी देश में छिपे इजराइल के दुश्मन को जब तक मार नहीं देती वो चैन से नहीं बैठती। और हमास का चीफ इस्माइल हानिया भी इस बात को अच्छी तरह समझता है। खतरा तब और बढ़ गया जब नेतन्याहू ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि इजराइल पर हमला करने वाले दुनिया में कहीं भी छिपे हों उन्हें ढूंढकर मार दिया जाएगा। और इस काम में उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद माहिर है। वो पहले भी ऐसे कई खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या के बाद मोसाद के चलाए गए रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन की चर्चा तो आज भी होती है। 1972 में शुरू हुआ मोसाद का ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 20 साल से भी ज्यादा चला था और उस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने अपने 11 खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया था। और हमास के चीफ समेत उसके बड़े कमांडरों को यह डर सता रहा है कि मोसाद एक बार फिर उसी तर्ज पर ऑपरेशन चला सकता है। और इसी वजह से न सिर्फ हमास के बड़े नेता बल्कि उसके कई कमांडर भी छिप गए। यहाँ तक कि यहिया सिनवार जैसा हमास का खतरनाक कमांडर का भी पिछले कई हफ्तों से पता तक नहीं चला है। जबकि जंग की शुरुआत में ऐसी खबरें लगातार आ रही थीं कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद यहिया सिनवार ने ही कमान संभाल रखी है। उसके दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भी बेहद सक्रिय रहने की खबर आई। लेकिन अरब के मीडिया के मुताबिक अब हमास के कमांडर मोसाद से इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं कि उन्होंने एक दूसरे से मिलना जुलना तक बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हमास के कई कमांडरों ने फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। साथ ही वो एक दूसरे को संदेश तक नहीं भेज रहे हैं। यानी साफ है मोसाद के हमले के डर से हमास के कमांडर किसी खुफिया जगह पर छिप गए हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि मोसाद अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर ही रहेगा, क्योंकि खबर है कि वो सिर्फ कतर ही नहीं लेबनान और तुर्की में भी ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां भी हमास के नेता छिपे हो सकते हैं। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद में स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड और इस साजिश का छठा आरोपी कोलकाता का रहने वाला ललित झा है और वो इस घटना के बाद से ही फरार है। लेकिन उसके इशारे पर संसद के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। संसद के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि दोनों दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गए। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजूद तमाम सांसद बुरी तरह घबरा गए थे, क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआं छा गया था। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला, या यूं कहें कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा नाम का आदमी है। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों आरोपी उसी के संपर्क में थे। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना से पहले ललित ने चारों फोन अपने पास रख लिए थे। घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया।
शक है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं और इसीलिए प्लानिंग के तहत आरोपी ललित इस घटना के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर भाग निकला। शक है कि वो मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुड़े सबूतों को मिटा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से पर्दा उठाने में जुटी है। इसके लिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि शक यह है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच जरूरी है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी यह है कि चारों आरोपियों के मोबाइल फोन ललित के पास है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला ललित पेशे से एक टीचर है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपियों के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की इस साजिश को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर पर रुके थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिस वक्त उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया उस दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि इस घटना को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया और संसद की सुरक्षा को भेदने के लिए एक एक चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना के दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। मतलब संसद के अंदर स्मोक कलर अटैक और ठीक उसी वक्त संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर ललित नजर बनाए हुए था। दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की भीड़ में छिपा था और संसद के बाहर अपने साथी नीलम और अमोल के प्रदर्शन का वीडियो बना रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संसद के बाहर ललित ने जो स्मोक कलर अटैक हुआ था उसका वीडियो अपने फोन पर बनाया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की वो फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी है। उसकी तलाश में हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में मिली। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम राजस्थान के नीमराना पहुंची वो वहां से भी फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद के अंदर और बाहर हुए स्मोक अटैक की घटना का एक वीडियो अपने दोस्त नीलाक्ष को भेजा था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीलाक्ष कोलकाता में साम्यवादी सुभाष नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस घटना के बाद नीलाक्ष सामने आ गए। उनके मुताबिक इसी साल अप्रैल में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ललित से मुलाकात हुई थी और उसने नीलाक्ष को अपना परिचय एक सोशल वर्कर के रूप में दिया था। नीलाक्ष के मुताबिक ललित ने दावा किया था कि उसे पिछड़े वर्ग के लिए काम करना अच्छा लगता है। ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে। ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমাদের অর্গানাইজেশনে আসার জন্য। তো সেইভাবে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर महीने में नीलाक्ष के एनजीओ में एक मीटिंग होनी थी। लेकिन जैसे ही ललित को इसका पता चला तो उसने मीटिंग को 12 दिसंबर से पहले करने की सलाह दी थी। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि ललित काफी वक्त से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद हमले के तुरंत बाद नीलाक्ष से संपर्क किया। घटना के बाद दोपहर करीब 1 बजे उसने संसद में घुसपैठ का एक वीडियो नीलाक्ष को भेजा था। नीलाक्ष का दावा है कि वो उस समय कॉलेज में थे और इसीलिए उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने कभी भी नीलाक्ष को अपने बारे में सही जानकारी नहीं दी। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा को भेदने का प्लान करीब 1.5 साल पहले बनाया था।
उधर बड़ी खबर आई लाल सागर में हूथी लड़ाकों से निपटने की तैयारी से जुड़ी। अमेरिका ने लाल सागर में हूथी लड़ाकों की घेरेबंदी के लिए ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है। अमेरिका ने यह मांग की कि ऑस्ट्रेलिया भी लाल सागर में अपने युद्धपोत भेज दे। इसका मतलब यह कि यमन के हूथी लड़ाकों के खिलाफ अमेरिका आर पार के मूड में है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में आतंक मचा रखा है। इसी वजह से लाल सागर में इन दिनों जंग जैसे हालात बन गए हैं। हूथी लड़ाकों ने गाजा में इजरायल की कार्रवाई के विरोध में लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट बना रखा है, जबकि अमेरिका और इजरायल के अलावा कई देशों के युद्धपोत वहां तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद हूथी लड़ाके जहाजों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। हाल के दिनों में उनके हमले इतने बढ़ गए हैं कि लाल सागर से गुजरने से पहले सभी देशों के जहाजों को कई बार सोचना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने हूथी लड़ाकों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से यह अपील की कि वो लाल सागर में अपने युद्धपोतों को जल्द से जल्द तैनात करे। हालांकि अमेरिका के यूएसएस कार्नी समेत कुछ दूसरे युद्धपोत पिछले कुछ दिनों से वहां मौजूद हैं। लेकिन माना जा रहा है कि हूथी लड़ाकों के हमलों को पूरी तरह रोकने के लिए समंदर में युद्धपोतों की संख्या कम पड़ रही है। खबर है कि अमेरिका की इस मांग पर ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत हामी नहीं भरी, बल्कि वो कुछ दिन विचार करने के बाद ही इस पर कोई फैसला लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने कई युद्धपोत हिंद और दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी तैनात कर रखे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया उन मोर्चों को खाली नहीं छोड़ना चाहता। और इस बीच यमन के हूथी लड़ाकों ने एक भारतीय मालवाहक जहाज पर हमले की कोशिश की। उन्होंने यमन में अपने कब्जे वाले इलाके से 2 मिसाइलें दागी और उनका मकसद भारतीय मालवाहक जहाज को लाल सागर में ही तबाह करना था। लेकिन हूथी लड़ाकों की दोनों मिसाइलें अपने निशाने से चूक गईं। इस तरह भारत का जहाज उनके हमले में बाल बाल बच गया। खबरों के मुताबिक ये जहाज कर्नाटक के मंगलुरु से रवाना हुआ था और उसे लाल सागर को पार कर स्वेज नहर की तरफ जाना था। स्वेज नहर मिस्र से लगा समंदर का वो हिस्सा है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और जैसे ये जहाज यमन से निकला, उस पर हूथी लड़ाकों ने मिसाइलें बरसा दी, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके। जिस भारतीय जहाज पर हमले की कोशिश की गई, उस पर सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बताए गए। यही नहीं, खबर है कि हूथी लड़ाकों के खतरे के बावजूद ये जहाज वहां से एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। और अमेरिका ने दावा किया कि हूथी लड़ाकों ने न सिर्फ भारत के जहाज पर हमले की कोशिश की, बल्कि वो लाल सागर में एक और जहाज को निशाना बनाने की तैयारी में थे। दावा है कि हूथी लड़ाकों का ये हमला नाकाम कर दिया गया। और अमेरिका की नौसेना के मुताबिक हूथी लड़ाके उस जहाज को हाईजैक करने की फिराक में थे। दावा है कि उन्होंने पहले उस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हो गए तो उन्होंने उस जहाज पर मिसाइलें दाग दी। लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उन मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। दावा किया गया कि हूथी लड़ाकों ने इस जहाज को उसी तरह हाईजैक करने की कोशिश की जैसे उन्होंने पिछले महीने गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अपने कब्जे में लिया था। पिछले महीने हूथी लड़ाकों ने तुर्की से भारत जा रहे उस जहाज को लाल सागर में हाईजैक कर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस दौरान हूथी लड़ाके गहरे समंदर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर उस जहाज पर उतरकर उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने जहाज के सभी कर्मचारियों को बंधक भी बना लिया था। खबर है कि वो जहाज अब भी उनके कब्जे में है। यानी लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमले को रोकना अमेरिका और इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर हूथी लड़ाकों के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की। और इसके साथ ही इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने हूथी लड़ाकों को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि लाल सागर को लगातार निशाना बनाकर हूथी लड़ाकों ने जंग के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। यही नहीं, इसहाक हेrzog ने इस संभावित जंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की भी मांग की, ताकि दुनिया के कई देश एक साथ मिलकर यमन के इन लड़ाकों को सबक सिखा सके। और उनसे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू भी इसी तरह की मांग कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर इजरायल की बात नहीं सुनी गई तो उनकी सेना अकेले हूथी लड़ाकों से भिड़ जाएगी। जिसका मतलब है कि इजरायल एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी का मन बना चुका है। हमास के लड़ाकों के खिलाफ वो पिछले 2 महीनों से गाजा पट्टी में सैन्य ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन हमास के साथ साथ हूथी लड़ाके भी अब उसके लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इजरायल के इन तेवरों के बाद अमेरिका ने भी बड़ी चेतावनी दे दी कि वो हूथी लड़ाकों को मार गिराने के लिए यमन पर हमला कर सकता है। इसे यमन के लिए बहुत बड़ी धमकी माना जा रहा है, क्योंकि हूथी लड़ाकों की वजह से यमन अमेरिका का निशाना बन सकता है। वो अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और जिसके पास खतरनाक हथियारों की संख्या किसी भी देश से कई गुना ज्यादा है, जबकि यमन अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिकता। लेकिन उसी यमन के हूथी लड़ाकू ने इन दिनों लाल सागर में अमेरिका का सिरदर्द बढ़ा रखा है।
और इसी वजह से अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में इस बात के संकेत दिए गए कि अगर हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में हमले नहीं रोके तो उनका खात्मा करने के लिए अमेरिकी सेना यमन में घुस सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमलों को लेकर बाइडेन सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और ऐसे में लाल सागर में भी अमेरिकी सेना को मिल रही चुनौती ने बाइडेन सरकार पर सख्त एक्शन लेने का दबाव बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने लाल सागर में अपने युद्धपोतों और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और माना जा रहा है कि अमेरिका का यह सख्त रवैया ईरान के लिए भी बड़ा संदेश है, क्योंकि ईरान यमन के हूथी लड़ाकों का समर्थन करता है और इसी वजह से ईरान अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका कई बार यह आरोप लगा चुका है कि सीरिया और इराक में उसके सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमलों के पीछे ईरान का ही हाथ है। अमेरिका के मुताबिक ईरान ही हूथी लड़ाकों को भड़काने में जुटा है और उसी के इशारे पर लड़ाकों ने लाल सागर में ऐसी स्थिति बना दी है कि वहां कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ईरान हूथी लड़ाकों की न सिर्फ पैसों से मदद करता है बल्कि आरोप है कि वो उन्हें अपने हथियार भी देता है और उन्हीं हथियारों के दम पर हूथी लड़ाके इन दिनों अमेरिका और इजरायल को आंख दिखा रहे हैं। इन दोनों देशों की धमकियों के बावजूद वो रोजाना किसी न किसी जहाज पर हमले की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस वजह से लाल सागर, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में एक है, वहां के हालात बिगड़ चुके हैं। इस इलाके से कई देशों के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द ही वहां तनाव खत्म नहीं हुआ तो इससे कई देशों की आर्थिक हालत खराब हो सकती है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर चर्चा की और खबर है कि उनके बीच इजरायल और हमास की जंग को खत्म करने के मुद्दे पर भी मंथन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन की इस यात्रा की घोषणा पहले से नहीं की गई। वो अचानक सऊदी अरब पहुंचे और राजधानी रियाद में उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। उनकी ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका इजरायल पर जंग जल्द खत्म करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका इजरायल को पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि अगर नेतन्याहू ने गाजा में हमले नहीं रोके तो वो दुनिया के कई देशों से मिल रहा समर्थन खो देंगे। यानी जो देश इस वक्त इजरायल के साथ खड़े हैं वो उसके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं और इससे इजरायल की मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका गाजा में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं की मौत पर भड़का हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से इजरायल के साथ साथ पूरी दुनिया में अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है और अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में जुटा है कि वो इस जंग को जल्द खत्म कराना चाहता है। उधर बड़ी खबर आई चीन की एक बहुत बड़ी साजिश से जुड़ी। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर को चुराने की साजिश रची थी। इसके लिए चीन ने ताइवान की एयरफोर्स के एक पायलट को रिश्वत भी दी थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान के उस पायलट से मिलिट्री ड्रिल के दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर को चीन के युद्धपोत पर उतारने की डील की थी। हालांकि अगस्त महीने में ही चीन के एक जासूस के पकड़े जाने के बाद चीन की प्लानिंग पर पानी फिर गया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पकड़े गए जासूस से पूछताछ के बाद ताइवान के उस पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जिसे चीन ने अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए मोहरा बनाया था। यानी ताइवान पर कब्जे की मंशा पाले हुए चीन की निगाहें अमेरिका के खतरनाक हेलीकॉप्टर चिनूक पर थी, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर किसी भी जंग में हारी हुई बाजी पलटने का दम रखता है। इस बेहतरीन हेलीकॉप्टर से दुश्मन खौफ खाते हैं। अमेरिका में बने चिनूक हेलीकॉप्टर के पास टैंक और तोप को भी लोड कर ऊंची उड़ान भरने की गजब की क्षमता है। यानी चिनूक हेलीकॉप्टर की शक्ति देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। और यही वजह है कि चीन अपनी वायुसेना के बेड़े में चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर को शामिल करना चाहता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन की सेना ने ताइवान की वायुसेना के एक पायलट को रिश्वत देकर चिनूक हेलीकॉप्टर चुराने का प्लान बनाया था और इसके लिए चीन की सेना के अधिकारियों ने ताइवान की फौज के एक रिटायर्ड अफसर से संपर्क किया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ताइवान सेना का वो रिटायर्ड अफसर चीन के लिए जासूसी का काम करता था और उसी ने ताइवान की वायुसेना के पायलट को अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए राजी किया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक चीन की सेना के अफसरों ने जून महीने में प्लान बनाया था कि अगस्त में होने वाले अमेरिका और ताइवान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर की चोरी को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए यह तय हुआ था कि चीन का एक युद्धपोत ताइवान की सीमा से करीब 44 किलोमीटर दूर तैनात रहेगा।
जिस पर चोरी के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा। यानी अमेरिका और ताइवान की सेना के नाक के नीचे से चीन चिनूक हेलीकॉप्टर की चोरी करने वाला था। और अमेरिका या ताइवान के रडार हेलीकॉप्टर की चोरी पकड़ न पाए, इसके लिए उसके पायलट को चीन ने चिनूक हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाने के निर्देश दिए थे। हालांकि हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के ऑफर को ताइवान के उस पायलट ने पहले ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में जब चीन के जासूसों ने रिश्वत की रकम बढ़ा दी और उसके परिवार को थाईलैंड शिफ्ट करने का वादा किया, तो उसने इस चोरी को अंजाम देने के लिए हामी भरी और चीन के जासूसों के साथ मिलकर चिनूक हेलीकॉप्टर की चोरी की प्लानिंग में जुट गया। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ताइवान की सेना का पूर्व अधिकारी और चीन का जासूस अगस्त के पहले हफ्ते में ही पकड़ लिया गया। इसके बाद पूछताछ में उसने चिनूक हेलीकॉप्टर की चोरी की पूरी प्लानिंग बता दी और इस चोरी को अंजाम देने वाले पायलट का भी नाम बता दिया। इसके बाद ताइवान की सेना ने आरोपी पायलट को दबोच लिया। यानी चीन की चिनूक हेलीकॉप्टर की चोरी के प्लान पर पूरी तरह पानी फिर गया और चीन के जासूस और वायुसेना के उस पायलट को जेल में डाल दिया। ताइवान की अदालत में दोनों पर चले मुकदमे के मुताबिक अमेरिका का हेलीकॉप्टर चुराने के बदले में ताइवान के उस पायलट को पहले करीब $6,500 यानी भारतीय रुपयों में करीब 5 लाख हर महीने देने का लालच दिया गया था। लेकिन उसके मना करने पर रिश्वत की रकम बढ़ाकर एक मुश्त $1.5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 120 करोड़ कर दी गई और उसे उस पायलट ने स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, जंग छिड़ने की स्थिति में उसके परिवार को सुरक्षित थाईलैंड भेजने का वादा भी चीन ने किया था। यानी चीन अमेरिका का हेलीकॉप्टर चोरी के बाद ताइवान और अमेरिका के साथ जंग लड़ने के लिए भी तैयार था। खबरों के मुताबिक चीन अपनी वायुसेना को अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर जैसा दमदार हेलीकॉप्टर देना चाहता है। चिनूक हेलीकॉप्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर के 20 देश उसके इस ताकतवर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीन ने अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर कभी नहीं खरीदा। यानी चीन की सेना के पास चिनूक जैसा दमदार हेलीकॉप्टर नहीं है और खबरों के मुताबिक चिनूक हेलीकॉप्टर की चोरी करके चीन रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उसके जैसा हेलीकॉप्टर बनाना चाहता है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब किसी मशीन के हिस्से को अलग अलग करके उसके ढांचे को समझकर वैसा ही प्रोडक्ट बना लिया जाता है। मतलब एक प्रोडक्ट या मशीन की नकल करके उससे मिलता जुलता दूसरा नया प्रोडक्ट बना लेना। और माना जाता है कि चीन को इस कला में महारत हासिल है। खबरों के मुताबिक पहले भी चीन ने कुछ लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बना लिए। और जब उसकी नजर अमेरिका के महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक पर है, ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम सैन्य सामान ले जाने की ताकत रखने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर का लोहा दुनिया के कई देश मानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। चिनूक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग के मुताबिक CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला दमदार हेलीकॉप्टर है जो करीब 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये महाबली हेलीकॉप्टर साजो सामान के साथ 55 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। करीब 12 टन वजन उठाने की इसकी ताकत इसे दूसरे हेलीकॉप्टरों से अलग बनाती है। दुनिया भर में अलग अलग युद्धों के दौरान अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। हालांकि पिछले साल चिनूक हेलीकॉप्टर के HH-47 वेरिएंट में ईंधन लीक होने की घटना के बाद अमेरिका ने अपने सभी 400 हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी थी। बोइंग कंपनी का दावा है कि बहुत जल्द हेलीकॉप्टर की गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाएगा और उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आए जैस्पर तूफान ने जमकर तबाही मचा दी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान जैस्पर का प्रभाव कमजोर तो हुआ, लेकिन उसका खतरा अब भी बना हुआ है और इसीलिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, क्योंकि जैस्पर तूफान ने वहां इस कदर तबाही मचाई कि कई इलाकों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें तेज हवाओं के साथ ओले गिरते नजर आए। हवा की तेज रफ्तार और लगातार बरसते ओलों की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। वहीं एक दूसरी तस्वीर में सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे नजर आए और उसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उस वीडियो में एक घर की छत के ऊपर एक बड़ा पेड़ गिरा दिखा। वहीं उस घर के बाहर लगी रेलिंग पर भी एक पेड़ गिरा नजर आया और उसकी वजह से वो रेलिंग टूट गई। बताया गया कि लगातार बारिश और तेज हवाओं ने वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इधर मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स 929 अंक चढ़कर बंद हुआ। इस दौरान सभी सेक्टर के शेयरों में तेजी रही और सबसे ज्यादा तेजी आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली।
जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 929 अंक चढ़कर 70,514 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 256 अंकों के उछाल के साथ 21,182 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। आपने पत्थर कहा जिनको उन्हें पहचानिए, आपने पत्थर कहा जिनको उन्हें पहचानिए, पत्थरों में आग होती है हमारी मानिए। 100 बात की एक बात कही प्रतीक ने, घूमती है मौत सबको गोद में लेकर, यहां कौन कितना मर चुका है सिर्फ इतना जाने। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का।